मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू द चैनल गेट मैकेनिकल। ये हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का 9th लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे शेयरिंग स्ट्रेन का। शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है? जैसे कि हमने पढ़ा है कि हमने अभी पढ़ा था कि नॉर्मल स्ट्रेस होता है, एक शेयर स्ट्रेस होता है। तो नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से हमारे पास हमने ये देखा है कि एप्सिलॉन एक्स जो स्ट्रेन है, नॉर्मल स्ट्रेन, वो हमारा होता है माइनस न्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। एप्सिलॉन वाई होता है सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस न्यू अपॉन ई माइनस न्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। और एप्सिलॉन जेड होता है हमारा सिग्मा जेड अपॉन ई माइनस न्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस न्यू सिग्मा वाई अपॉन ई। ऐसे ही हमारे में नॉर्मल फोर्स लगता है, शेयर स्ट्रेस भी लगता है। एक नॉर्मल स्ट्रेस लगता है, एक शेयर स्ट्रेस। तो शेयर स्ट्रेस की वजह से एक शेयर स्ट्रेन भी जनरेट होता है, जिसकी वैल्यू हमारी होती है टाउ एक्स वाई अपॉन जी। अब इसमें आप देखिए कि इसमें जी क्या होता है। इसमें जी होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अभी आगे आपको रिलेशन भी बता देंगे हम, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बीच में। ऐसी वाई जेड हमारा होएगा टाउ वाई जेड अपॉन जी। ऐसी अगर हम देखेंगे टाउ जेड एक्स गामा जेड एक्स इक्वल टू टाउ जेड एक्स अपॉन जी। इसको हम एक मैट्रिक्स के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। अगर हम देखें इसको, अगर हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें आपको समझने में आपको आसानी हो जाएगी। एप्सिलॉन एक्स हो गया एप्सिलॉन वाई, एप्सिलॉन जेड, गामा एक्स वाई, गामा वाई जेड और गामा जेड एक्स। ये देखिए 6x6 आपकी मैट्रिक्स बनेगी। और यहाँ पर टर्म्स होंगे आपके स्ट्रेसेस के, एप्सिलॉन एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड टाउ एक्स वाई टाउ वाई जेड टाउ जेड एक्स। आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है इसमें आपका क्या है, यहाँ पर 1 अपॉन सिग्मा एक्स। अगर इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 अपॉन ई आएगा। ई एक्स लिख देते हैं अगर हम इसमें हम मानते हैं कि ये अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग इसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। आगे अब देखेंगे वाई वाला मल्टीप्लाई यहाँ पर होएगा, वाई वाला मल्टीप्लाई होएगा, इसमें आपका बताओ कौन सा आएगा। इसमें आपका यहाँ बनेगा माइनस म्यू वाई एक्स अपॉन ई एक्स। यहाँ पर बनेगा म्यू जेड एक्स अपॉन ई वाई बनेगा, यहाँ पर ई जेड बनेगा क्योंकि वाई के लॉन्ग में ये जेड के लॉन्ग में है। बाकी तीन ज़ीरो रहेंगे क्योंकि इसके फॉर्मूले में ये तीन टर्म तो आते ही नहीं है, तो इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी। दूसरी इक्वेशन में आप देखेंगे माइनस म्यू एक्स वाई आएगा यहाँ पर क्योंकि उसी प्लेन में रहेगा है। तो माइनस म्यू एक्स वाई अपॉन ई एक्स, यहाँ पर 1 अपॉन ई वाई आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस म्यू जेड वाई अपॉन ई जेड और 0 0 0। सिमिलरली यहाँ आएगा माइनस म्यू एक्स जेड अपॉन ई एक्स माइनस म्यू वाई जेड अपॉन ई वाई, यहाँ आएगा 1 अपॉन ई जेड और 3 0 आएंगे। यहाँ पर टर्म यहाँ पर आएगा, देखिए 1 अपॉन जी एक्स वाई, यहाँ पर 1 अपॉन जी वाई जेड, 1 अपॉन जी जेड एक्स। बाकी सारे टर्म आपके ज़ीरो होंगे। आप ये अगर आप समझ गए हैं
तो इससे एक और मैं आपको रिलेशन बता देता हूँ। एक रिलेशन हमारा होता है E इक्वल टू 3k1 माइनस 2 इक्वल टू 2g1 प्लस न्यू। ये आपका बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इससे मतलब बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, इसमें आपको कुछ नहीं है, जी की वैल्यू दे दी, म्यू की वैल्यू दे दी, आपको ई की वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है। तो आप एक और इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपसे यहाँ पूछा जाए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स, तो इसमें अलग अलग केसेस हैं। अगर मटेरियल हमारा क्या है, होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक अगर मटेरियल है, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट क्या होगा, हमारे सिर्फ 2 होंगे। कौन कौन से होंगे, या तो आप एक म्यू को मान लो और इन तीनों में से कोई एक होगा, एनी वन फ्रॉम ई, के एंड जी। क्योंकि देखिए तीनों तो इंडिपेंडेंट है ना एक दूसरे में, हमें दिख रहा है। इसमें हमें कोई भी 2 वैल्यू मिल जाए तो तीसरी हम निकाल सकते हैं। तो इसलिए इसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट सिर्फ 2 ही हैं। अगर आपने मटेरियल आपको बोला हो ऑर्थोट्रॉपिक, अगर मटेरियल आपको बोला हो ऑर्थोट्रॉपिक, तो इसमें आपके कितने इलास्टिक कांस्टेंट्स होंगे, 9 होंगे। वो 9 कौन कौन से होंगे, ऑर्थोट्रॉपिक डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट आपका प्रॉपर्टीज़ होती है। तो ई जेड, ई एक्स, ई वाई, ई जेड हो गया एक आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो जाएगा 3, और आपका पॉइजन्स रेशियो भी हो जाएगा अलग अलग डायरेक्शन में। तो आपके 9 हो गए। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर मटेरियल आपका एनाइसोट्रॉपिक है, इसमें आपके 21 होते हैं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑर्थोट्रॉपिक में कि इसमें आपके 9 क्यों हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि ये और ये तो इक्वली हैं, क्योंकि एक तरीके से मिरर इमेज होती है, तो इसको हम इक्वली मानते हैं। अगर हम मॉडुलस एनाइसोट्रॉपिक का देखेंगे तो आप ऐसे काउंट कर सकते हैं। सारा आपको काउंट करना है, जो वैल्यू 0 है वो एनाइसोट्रॉपिक के केस में वहाँ पर भी कुछ ना कुछ टर्म होते हैं। तो मोटा मोटा आप ऐसे मान सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो आपके 21 इंडिपेंडेंट कांस्टेंट हो गए, क्योंकि बाकी तो आपके इसमें डिपेंडेंट हो गए। जो ये वाले पार्ट है लोअर ट्राइंगल, ये अपर ट्राइंगल से डिपेंडेंट ही होगा, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे इंडिपेंडेंट में। आगे हम देखते हैं। आगे अगर हमें देखना होगा तो हम इसमें देखेंगे कि आपका जो स्ट्रेन टेंसर होता है, या फिर अगर आप पे वैल्यूज़ दी है, अगर आपको हमें वैल्यूज़ दी है इफ़ u v w are the displacement in x, y and z direction, then strains are, अगर आप म्यू v और w दे रखा है डिस्प्लेसमेंट इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन, तो ई एक्स एप्सिलॉन एक्स अगर हम निकालेंगे, ये डेल यू बाय डेल एक्स होगा। ई वाई अगर हमें निकालना होगा, डेल वी बाय डेल वाई होगा। ई जेड हमें निकालना पड़ेगा, तो डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड, गामा एक्स वाई। शियर स्ट्रेन अगर आपको निकालना पड़ेगा, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई। जो वाई के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसका डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, और जो एक्स के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है उसका डिफ्रेंसिएशन वाई के रिस्पेक्ट में।
ऐसी अगर शेयर स्ट्रेन अलोंग हमें वाई जेड निकालना पड़ेगा तो ये हो जाएगा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड। सिमिलरली तीसरा केस में भी हमारा यही होगा डेल यू बाय डेल जेड प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि कोई डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे दी होती है एक्स और वाई के फॉर्म में, आपसे स्ट्रेन पूछ लिया होता तो आप इसके थ्रू आप निकाल सकते हैं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप कभी भी स्ट्रेन टेंसर मैट्रिक्स अगर आपको दिया पड़ेगा, जैसे आपने अगर देखा होगा स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स जो होता है उसमें आपने पता है कि आपको कैसे नोटिफाई करा जाता है। इस तरीके से मैट्रिक्स में लिखा रहता है टाउ एक्स वाई टाउ एक्स जेड टाउ वाई एक्स टाउ जेड एक्स, यहाँ पर टाउ जेड वाई टाउ वाई जेड। ये आपका क्या है, स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स है। सिमिलरली आपको स्ट्रेन टेंसर मैट्रिक्स अगर देखें तो वो उसकी वैल्यू आपकी आप ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसी वैल्यू होती है एक्स एक्स के अलोंग, वाई वाई के अलोंग, जेड जेड के अलोंग। पर जो शेयर स्ट्रेन होता है ये हमारा हाफ में डिवाइड होता है, क्योंकि स्ट्रेस में क्या है आपकी इक्वल एंड अपोजिट ही क्वांटिटी है, पर इसमें क्या है कि टोटल स्ट्रेन तो हमें इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसमें गामा एक्स वाई और वाई जेड को हमने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रखा है, इसलिए डिवाइड बाय 2 हमें लगा दिया है। हर एक जगह आपका डिवाइडेड बाय 2 लगेगा इसमें। अब इसमें आपका क्वेश्चन, अगर आपको कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन दे रखे होंगे कि समझ लो आप पे ये दे रखा है कि ये हमारा स्ट्रेन टेंसर मैट्रिक्स है, ये हमारा स्ट्रेन टेंसर मैट्रिक्स है, स्ट्रेन टेंसर मैट्रिक्स। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए नॉर्मल स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, तो नॉर्मल स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। पर अगर आपसे पूछा जाए कि शेयर स्ट्रेन की वैल्यू पूछिए, समझ लो हम आपसे पूछा है गामा एक्स वाई की वैल्यू आपसे पूछी है, शेयर स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। तो अगर आपसे गामा एक्स वाई की वैल्यू आपसे पूछी है तो आप इसमें आपको ऐसे करना पड़ेगा इक्वल टू 2, तो गामा एक्स वाई जो आपका आएगा वो आपका 4 आएगा, 2 की नहीं होगी वो वैल्यू। ये चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग बहुत इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं। और आपको अगर अब हम देखते हैं कि जो शेयर कन्वेंशन क्या होता है स्ट्रेन का, साइन कन्वेंशन अगर हम देखें, साइन कन्वेंशन फॉर अ स्ट्रेन, स्ट्रेस का साइन कन्वेंशन मैंने आपको बताया था कि प्लेन की डायरेक्शन और जो स्ट्रेस लग रहा है, फोर्स लग रहा है, उसकी डायरेक्शन, उन दोनों का डायरेक्शन का मल्टीप्लाई करके जो भी साइन आता है वो उसका साइन होता है। अगर हम देखें कि स्ट्रेन में कैसे साइन कन्वेंशन देखते हैं, तो स्ट्रेन में साइन कन्वेंशन कैसे होता है कि समझ लो एक आपकी बॉडी है, इसमें आपने शेयर स्ट्रेस लगाया है और ये बॉडी आपकी डिफॉर्म हो गई है, ये बॉडी आपकी डिफॉर्म हो गई है। इफ़ अगर एंगल बिटवीन एनी टू पॉजिटिव फेसेस डिक्रीजेस, ये भी पॉजिटिव फेस है, ये भी पॉजिटिव फेस है, ये एंगल है। इफ एंगल बिटवीन एनी टू, पॉजिटिव फेस लेना, ये दो फेस नहीं लेना है, पॉजिटिव फेसेस डिक्रीजेस, अगर एंगल डिक्रीज हो रहा है तो आपका स्ट्रेन पॉजिटिव है। इफ एंगल बिटवीन एनी टू पॉजिटिव फेसेस इंक्रीजेस, ये आपका नेगेटिव स्ट्रेन है। बस ये 2 क्राइटेरिया है, बहुत इजीली आप इसको देख सकते हैं। एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन भी आपका। एग्जांपल्स में आपको समझाता हूँ। सबसे पहले समझ लो आपकी एक बॉडी थी,
ये बॉडी, इसका एंगल यहाँ पर π/2 था, ठीक है। अब ये बॉडी का एंगल कितना हो गया यहाँ पर π/2 माइनस समझ लो 0.002 हो गया। तो आपको से अगर पूछा जाएगा कि इसका शेयर स्ट्रेन कितना है, तो शेयर स्ट्रेन डिफरेंस कितना है 0.002। अब एंगल क्या होगा इसमें क्या है, शेयर स्ट्रेन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, एंगल कम हुआ है ना, कम हुआ है, तो ये आपका पॉजिटिव होगा। अगर इसी की में केस अगर ऐसा होता, बॉडी हमारी ऐसी डिफॉर्म होती इससे, तो ये एंगल क्या होता π/2 प्लस मतलब 0.002। तो इस केस में आपका शेयर स्ट्रेन की वैल्यू आपकी होती -0.002, क्योंकि एंगल इसका इंक्रीज़ हुआ है।